then why should you care regarding corporate India, government, and financial sector? तो यहाँ पे जो सब हेडिंग्स हैं हम यहाँ से वो ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ही ऐड कर सकते हैं डॉक में। तो कॉर्पोरेट इंडिया में मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की हम बात करते हैं तो आईबीसी 2016 है। फिर उसमें हम फर्दर रिफॉर्म्स की बात करते हैं, जैसे आईबीबीआई, वो उसके अंदर जो रेगुलेटरी बॉडी है वो आईबीसी के अंडर वो वर्क करते हैं। एनसीएलटी हो गया, एनसीएलएटी इज देयर। सो उसमें वी वर सीइंग की एक्स्ट्रा टाइम बहुत ज्यादा ले रहे थे। जो एवरेज नंबर ऑफ डेज था दैट वाज more than the stipulated number of days that was given under this law. So उसको reduce करने की बात की जा रही है through again, and साथ ही साथ we are also making new records की current financial year में I think कैलेंडर ईयर से अगर हम बात करते हैं 2024 में, so we have resolved 1000 cases. So that is again a new benchmark that we have hit through the IBC. So रेजोल्यूशन उसमें हम फोकस करना चाहते हैं कि हम रेजोल्यूशन ज्यादा करें इंस्टेड ऑफ लिक्विडेशन। एंड इस केस में भी पर्टिकुलरली देखा जा रहा है जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है या जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं उनकी इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड ऐसे कुछ केसेस भी हुए हैं जिसमें ये बोला गया है कि जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का डिसीजन रहेगा थ्रू द वोटिंग, सो दैट वुड बी द फाइनल डिसीजन, दिस इज बीन अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद आप कुछ नहीं, उसमें चेंजेस करने के लिए कुछ स्कोप नहीं बचता है। एंड अभी हम बात करते हैं कि इट इज फंक्शनिंग ऑन द डेटर्स पे मॉडल की। आई थिंक क्रेडिटर्स पे मॉडल है, अभी डेटर्स पे शिफ्ट करने की हम बात कर रहे हैं। सो दिस इज देयर। तो और इसमें क्या कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेजेस है कॉर्पोरेट इंडिया में, देन कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल भी इंपॉर्टेंट है कॉर्पोरेट इंडिया में। और हम आईटी सेक्टर की बात कर सकते हैं, अनसर्टनिटी एंड रिस्क इज देयर। एम्प्लॉयमेंट में हम बात कर सकते हैं कि जैसे अभी हम बोल रहे हैं कि एक सैचुरेशन लेवल आ गया, तो और विद द हेल्प ऑफ जो न्यू एंड इवॉल्विंग क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कैसे अभी हमारे पास एक राइट अपॉर्चुनिटी है कि हम उस सैचुरेशन लेवल को भी ब्रेक करके और आगे जो उसमें स्कोप है उसको इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट में हम बात करते हैं, डेफिनेटली गवर्नमेंट का क्या मेन रोल होता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का रोल होता है, इंश्योरिंग दैट देयर इज the markets are functioning in a fair manner, the consumer rights and their interest that remains protected. And so then we also talk about ki jo last mile connectivity hai ya jo the section of the society which is more at disadvantage ya who are poorer section, their basic needs are also fulfilled. तो दीज आर सर्टेन थिंग्स। तो यहाँ पे मेंशन किया गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जैसे बात की जाती है, जेंडर इनइक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी इज ऑल्सो देयर की वी आर नॉट जस्ट रनिंग बिहाइंड ग्रोथ, डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल जो इंटरेस्ट हैं दे ऑल्सो रिमेन्स प्रोटेक्टेड, जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट प्रमोशन ऑफ ब्लू इकोनॉमी, सो दैट इज देयर। एंड ट्रेड की बात हो रही है तो फाइनेंशियल सेक्टर हमारे लिए और एक न्यू इमर्जिंग एरिया है। जैसे हम एसईजेड्स की बात करते हैं तो इन दिस केस वी आर सीइंग की गिफ्ट सिटी इन गुजरात, इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सर्विसेज सेंटर जो हमने वहाँ ओपन किया है, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। और हम बात करते हैं तो डीबीटी स्कीम से वी हैव बीन एबल टू रिड्यूस द लीकेजेस, तो वहाँ पे भी वी हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी एंड दैट कैन बी डाइवर्टेड फॉर मोर प्रोडक्टिव एरियाज। Apart from that, we see that UPI, their expansion is still, it is increasing the usage, the number of transactions through UPI, and the success is also proved through the international presence and functioning of UPI. Then RuPay cards is one of the things. So indigenous models, उसमें भी पहले हम बात करते थे कि अमेरिकन एक्सप्रेस या फिर वीजा, तो इनका जो डोमिनेशन था, तो दैट वी कैन से कि सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ RuPay cards और जो UPI नेटवर्क है उसने उस चीज को और कम किया है। देन फाइनेंशियल सेक्टर बोरोइंग कॉस्ट की हम बात करते हैं तो इसमें बैंकिंग सेक्टर के रोल की बात आ जाएगी। तो विद द इंक्रीज्ड कंपटीशन एंड अगेन एट द सेम टाइम डिमांड इज आल्सो इंक्रीजिंग, सो वी आर सीइंग मोर reduction in the borrowing cost, so that has also helped in increasing further investment, specifically greenfield brownfield projects की अगर हम बात कर रहे हैं। in that particular case also we are promoting कि पब्लिक सेक्टर के ऊपर ज्यादा बर्डन ना आए, देयर इज नो क्राउडिंग आउट इफेक्ट एट द सेम टाइम। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स देख रहे हैं हम हाईवे कंस्ट्रक्शन में। एंड मार्केट एक्सेस की बात की जाती है तो मार्केट एक्सेस में जैसे हम अभी देखते हैं कि वेजिटेबल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, सो इन दैट केस वी आर सीइंग कि गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फॉर एग्जांपल टोमेटो एट सब्सिडाइज्ड प्राइसेस, टॉप स्कीम इज देयर,
Then there are certain rules and regulations behind the anti-hoarding practices, black marketing now. So this is their credit ratings, ICRA का रोल इम्पोर्टेंट है. क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल. सो इसमें भी हम बात करते हैं कि क्रेडिट रेटिंग कंपनीज कैसे फंक्शन कर रही है, कि जिस भी कंपनी की वो क्रेडिट रेटिंग करते एक्सरसाइज करते हैं वो उनको पे करती है. तो वहां पे भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस एक हो सकता है कि आप मतलब मनी के थ्रू उस जो रिजल्ट है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो. तो वहां हम बोलते हैं कि ट्रांसपेरेंटली द मेथड नीड्स टू बी done, investment risk are there, so that's there, and capital allocation. So we are saying कि India is a well capitalized economy. इसमें अब हम फोकस कर रहे हैं कि कोविड-19 के बाद जैसे भी सौ की सेविंग्स रेट बहुत कम हो गया था, सो नाउ अगेन इट इज रिवाइविंग बैक. तो सेविंग्स को कैसे चैनलाइज करना है इन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स. तो ESG इज इम्पोर्टेंट. इन्वायरमेंट, आई थिंक इन्वायरमेंट, साइंस एंड गवर्नेंस या सस्टेनेबिलिटी, आई थिंक इससे. सो ये बाकी एरियाज हैं सारे. So for corporate India, for governance and for the financial sector. Then next is about meteor shower. तो यहाँ पे पीटी के लिए important fact हो जाता है. What is the difference between comet, asteroid, then meteoroid, meteor and meteorite? So comet एक ऐसा रॉक है, आईसी रॉक है या डस्ट पार्टिकल है जो कि स्पेस में कहीं पे प्रेजेंट है एंड सन की तरफ वो मूव कर रहा है. इसके साथ साथ एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड ऐसा एक रॉक है, मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों ही हो सकता है, जो कि एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. वहां पे हम उसको एस्ट्रॉइड बोलते हैं. मीटेरॉइड, मीटेरॉइड होता है जब कोई ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो चुका है. तो जो एस्ट्रॉइड था जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होता है तो उसको हम मीटेरॉइड बोलते हैं. देन मीटियोर होता है जब वो ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करता है एंड एक फायर बॉल के जैसा दिखता है, जैसा कि इस मीटियोर शावर में भी हमको दिख रहा है. तो ये जो ब्राइट लाइट है जब ऑक्सीजन के साथ वो कांटेक्ट में आते हैं, फ्रिक्शन क्रिएट होता है, तो फायर बॉल जैसा हमें दूर से देखने को मिलता है, या फिर शूटिंग स्टार भी हम उसको बोलते हैं. तो उसको मीटियोर बोलते हैं. एंड उसके बाद मीटियोराइट बोलते हैं जब फाइनली बर्न होने के बाद भी वो जो रॉक है बच जाता है एंड देन इट फाइनली हिट्स द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो जब ग्राउंड को टच करता है तो उसको मीटियोराइट बोलते हैं. हम मीटियोरॉइड कब बोलते हैं? मीटियोरॉइड बोलते हैं जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाता है, जो एस्ट्रॉइड था. तो मीटियोर क्या है फिर? मीटियोर भी तो मीटियोर शावर हो रहे हैं ना, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करके इट इज बर्निंग, तो मीटियोर शावर बोल रहे हैं हम उसको. हम्म. जब तो मेसोस्फेयर के लेयर में आ रहा है, जहां से हमको ऑक्सीजन देखने को मिलती है थोड़ी ज्यादा अमाउंट में, तो वो ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, फ्रिक्शन क्रिएट होता है. एंड जब फायर बॉल या शूटिंग स्टार जैसा दिखता है उस स्टेट में हम उसको मीटियोर बोलते हैं, जब बर्न होना वो शुरू करता है. बट जस्ट जब वो एंटर करता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में तब उसको हम मीटियोरॉइड बोलते हैं, क्योंकि तब साइज में भी वो बड़ा होता है. मीटियोर के एंड साइज व्हेन इट में वो हिट्स द छोटा अर्थ होता देन इट इज meteorite. Hitting the earth is meteorite. When it is burning then it is meteor. When it is entering the earth's atmosphere it is meteoroid. ठीक है. है. एंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर एस्ट्रॉइड. एस्टेरॉइड बेल्ट है. ठीक है. The Cold War nuke tests light up a bug in the present day climate models. So here we are talking about a very important component which is now being linked with the climate change and how we are perceiving the climate models. That is regarding radiocarbon, जिसको हम carbon 14 भी बोलते हैं. Radioactive isotope है of carbon and इसकी half life जो life cycle है it is more than 5000 years. तो इसीलिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है एंड बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है एंड इट विल बी प्लेइंग अ मेजर रोल इन क्लाइमेट मॉडल्स आल्सो होपफुली. सो मेजर सोर्सेज जो रेडियो कार्बन के हैं इट इज फ्रॉम कॉस्मिक रेडिएशन, न्यूक्लियर पावर की जब टेस्टिंग की जाती है, फॉसिल फ्यूल बर्निंग से भी रेडियो कार्बन या फिर कार्बन 14 का इमिशन होता है. एंड इसके साथ साथ जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वहां से भी इसका इमिशन होता है. तो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं, रेडियो कार्बन का इंक्लूजन होना चाहिए, कैसे हम क्लाइमेट मॉडल्स को परसीव कर रहे हैं, कंटामिनेशन एंड डिफरेंट प्रोडक्शन रेट जो हो रहा है, फ्रैक्शनेशन हो रहा है, डिफरेंट आइसोटोप होते हैं कार्बन के जो कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं.
इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि सबसे पहले हम सैम्पलिंग करें। रेडियो कार्बन हमें ये भी हेल्प करता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी एज कितनी है, तो क्लाइमेट मॉडल के रिकंस्ट्रक्शन में भी हमें हेल्प कर सकता है और ज़्यादा उसको इंक्लूसिव बनाने में। कार्बन साइकिल को समझने में और ज़्यादा हेल्प कर सकता है कि कैसे कार्बन का एक्सचेंज हो रहा है एटमॉस्फेयर के बीच में, ओशन के बीच में, देन ऑल्सो बिटवीन दी लैंड। एंड लैंड से रिलेटेड जैसे हमने कल ही देखा था कि द मेथड ऑफ स्टैशिंग कार्बन डाइऑक्साइड अंडरग्राउंड। सो यहाँ पे उसी को लेके बात भी की जा रही है कि जो ग्राउंड के अंदर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, उसके ऊपर जो प्लांट्स हम ग्रो करेंगे दे विल बी अब्सॉर्बिंग दिस कार्बन डाइऑक्साइड ग्राउंड से भी एंड ऑल्सो एटमॉस्फेयर से भी। फोटोसिंथेसिस के यूज से जो प्लांट CO2 अब्सॉर्ब करता है उसके साथ फूड प्रोड्यूस करता है, अल्टीमेटली उसको एनर्जी मिलती है। बट इस मॉडल ने यहाँ पे शो किया है कि जो कार्बन है इट इज स्टोर्ड इन दी वेजेशन रेंज फ्रॉम 43 to 76 बिलियन टू 80 बिलियन टन्स पर ईयर। तो एक लिमिट है प्लांट्स की भी यहाँ पे। तो दिखाया जा रहा है कि प्लांट्स दे मस्ट बी शेडिंग कार्बन सूनर। जो हमने डिपिक्ट किया था या जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था कि जो साइकिल थी वो कितने टाइम पीरियड में मूव करेगी, दिखाया जा रहा है कि वो फास्टर पेस पे मूव कर रही है। तो ये भी एक क्वेश्चन उठाता है कि जो प्लांट्स हैं दैट आर एक्टिंग एज अ कार्बन स्टोरेज सिस्टम, क्या उनकी भी एफिशिएंसी इंपैक्ट हो रही है? एंड रेडियो कार्बन का भी बेटर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए क्लाइमेट प्रिडिक्शन मॉडल्स के अंदर, क्योंकि वो भी एक मेजर सोर्स है ऑफ द पोल्यूशन। एंड अर्थ का कैसी क्लाइमेट हिस्ट्री रही है, कार्बन साइकिल का क्या डायनेमिक है, एंड क्या इम्पैक्ट होता है इन्वायरमेंट के ऊपर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज के ऊपर, वो भी हमें समझने में हेल्प मिलेगी। तो इसीलिए रेडियो कार्बन एक नया एस्पेक्ट हो जाएगा क्लाइमेट चेंज इश्यूज के बीच में, कि उसकी भी इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, जिसके लिए जरूरी भी है जैसे लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी है जो कि प्रोहिबिट करती है न्यूक्लियर टेस्टिंग को ओवर लैंड, एयर एंड अंडर वाटर। इट वाज साइंड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर 1963। सो इसके अंदर भी रेगुलेशन होना चाहिए कि हम अपने माइंडसेट को चेंज करने की बात कर रहे हैं, लाइफस्टाइल को चेंज करने की बात कर रहे हैं, हम ओलंपिक्स को बनाने की बात कर रहे हैं, बट क्या हम ऐसे प्रैक्टिसेस को कम कर रहे हैं जो कोल्ड वॉर के टाइम से देखा जा रहा है, जो न्यूक्लियर टेस्टिंग देखी जा रही है एंड ऑल्सो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो देखे जा रहे हैं, क्या सच में वो सस्टेनेबल है हमारे लिए? आगे आने वाले टाइम में इन रेडियो कार्बन एमिशन से हम कैसे डील करेंगे, उस उसका कोई इंक्लूजन ही नहीं है अभी के टाइम पे किसी भी क्लाइमेट मॉडल के अंदर। तो ये दिखाता है कि अभी भी रिमेनिंग एस्पेक्ट्स हैं जिनका इंक्लूजन होना बचा हुआ है इन दी क्लाइमेट एक्शन मॉडल्स एंड क्लाइमेट प्रिडिक्शन, क्योंकि इनका भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा जो टेम्परेचर के टारगेट्स पेरिस एग्रीमेंट के अंदर भी हम लेके चलते हैं। Then next we are talking about the nutrition strategy would have avoided the Olympics agony. So here we are talking about Vinesh Fogart, the Indian women wrestlers from the women's 50 kg wrestling category. यहाँ पे उनको ये इशू आया था कि she was at the end she was 100 grams overweight, heavier than the permissible limit, जो कि हाईलाइट करता है कि इंडिया का जो स्पोर्ट्स सेक्टर है, जो टीम हमारी ओलंपिक्स में गई है या डिफरेंट मल्टीनेशनल लेवल पे जो टीम्स हमारी जाती हैं, उसके अंदर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर एंड टीम मैनेजमेंट का एक गैप है जो कि हाईलाइट हुआ है। प्रिसिशन न्यूट्रिशन की यहाँ पे बात की गई है जो कि डाइटरी रिकमेंडेशन करता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक एंड सर्कमस्टांसेस को हाईलाइट करता है, कैसे एक पर्सन का इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा है, कैसे कोई चीज उनको इम्पैक्ट कर रही है, कौन सी चीज उनके सिस्टम बायोलॉजिकली उनको बेनिफिट कर रही है। सो बेसिकली ओवरऑल हर इंडिविजुअल के लिए एक डेटा सेट क्रिएट करना, एक इंडिविजुअल मॉडल क्रिएट करना जो कि एविडेंस बेस्ड इंडिविजुअलाइज्ड न्यूट्रिशन बेसिस पे होगा एंड उसके अकॉर्डिंग फिर रिकमेंडेशन प्रोवाइड करना। एंड जो सेम चैलेंज यहाँ पे देखा है विनेश फोगाट जी ने, वैसा ही सेम चैलेंज दूसरे भी एथलीट्स ने देखा है जहाँ पे उनका ओवर वेट था एंड दे वर नॉट एबल टू रिड्यूस दैट वेट इन दी सर्टेन टाइम लिमिट, जिसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन देखा या दे लॉस्ट देयर पोजीशन। सो प्रिसिशन न्यूट्रिशन
involves the understanding of an individual's metabolism, microbiome, and how their body is responding to the foods and calorie, जो कि हमें हेल्प करेगा ओवरऑल वेट या न्यूट्रिशन वाले एस्पेक्ट को मेंटेन करने में। क्योंकि अगर हम इतने शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर 2 kgs या 3 kgs लूज कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर भी इम्पैक्ट करेगा। एंड दूसरे मेथड्स भी दिखाए जा रहे हैं कि जैसे जो ट्रेडिशनल इंटरव्यू बेस्ड मेथड अभी फॉलो किया जाता है तो उसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि जब आप सेल्फ रिपोर्ट करते हो या मेमोरी बायस है तो आप ऐसा ही आंसर दे रहे हो दैट इज डिजायरेबल एंड आपका जो मेजर इशू है वो हाईलाइट नहीं होता। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो इंडिविजुअल है ही और शी हिमसेल्फ इज नॉट अवेयर अबाउट द सिम्टम्स या अबाउट द प्रॉब्लम ही और शी इज फेसिंग। सो यहाँ पे ग्लूकोज मॉनिटरिंग भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जिसमें कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग के लिए एक डिवाइस को इम्प्लांट किया जाता है अंडर योर स्किन जिससे वो मिनट बाय मिनट ब्लड ग्लूकोज लेवल को रिकॉर्ड करता है। बट क्या एक एक्सपर्ट होने के क्या एक एक्सपर्ट अगर वहां पे है तो ही हम बोल सकते हैं कि इसकी एफिशिएंसी को हम इंक्रीज कर पाएंगे। अगर वहां पे एक्सपर्ट ही नहीं है एंड आप खुद ही अपना ग्लूकोज लेवल मॉनिटर कर रहे हैं इंडिविजुअल बेसिस पे सो बोल सकते हैं कि उसका उतना इफेक्टिव यूज शायद नहीं हो पाएगा। जो बॉडी वेट मेंटेन करने में वो रोल प्ले कर सकता था वो शायद नहीं कर पाएगा। सो दैट इज वाई प्रिसिजन न्यूट्रिशन एंड प्रॉपर एक्सपर्ट का ऑन साइट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पोर्ट्स के अंदर वेट कैटेगरीज को मेंटेन करना, वे इन प्रोसीजर्स को फॉलो करना एंड जो न्यूट्रिशनिस्ट को हम इन्वॉल्व करेंगे उनका भी फेमिलराइजेशन होना चाहिए एंड उनको भी नॉलेज होनी चाहिए रिगार्डिंग दी प्रोसीजर्स दैट आर फॉलोड। सो एक क्रिटिकल गैप था इंडियन स्पोर्ट गैप है इन दी इंडियन स्पोर्ट सपोर्ट सिस्टम जो कि इंक्लूड होना चाहिए फॉर द एथलीट्स बिकॉज ये उनके परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। जैसे कि अंतिम पनघल Indian women wrestler, she also starved herself for 2 days to make the weight. That would severely impact the capabilities of such sports persons in such high level competitions. And also it can cause the mental health issues also to these individuals and to these athletes. तो उस गैप को मेक श्योर करने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि प्रिसिजन न्यूट्रिशन को फॉलो करना एंड प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट एंड एक्सपोर्ट सपोर्ट होना चाहिए फॉर द एथलीट्स। Then next, we are talking about biotechnologists detect difference in the use of nitrogen by rice varieties. So Guru Gobind Singh Indraprastha University in New Delhi, it has discovered a wide variation among the popular varieties of rice and कैसे उनकी ability differ करती है in using the nitrogen. एंड इस नॉलेज को हम यूज कर सकते हैं टू ऑल्सो डेवलप न्यूअर वेराइटीज जो कि कम नाइट्रोजन यूज करती हैं एंड हाई यील्ड प्रोवाइड करती हैं हमको। सो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि ऐसी राइस वेराइटीज को हम बना पाएंगे जो कि ज्यादा एफिशिएंट होंगी, ज्यादा नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब कर पाएंगी फ्रॉम द सॉइल बट विल नॉट बी एमिटिंग दैट मच। तो हम बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन अपटेक जो है वो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी, नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन की कैपेसिटी इंक्रीज होगी और साथ साथ में जीन्स जो हैं उनसे एसोसिएटेड जो टेक्नोलॉजी होती है, बायोटेक्नोलॉजी होती है, वो भी हम प्रमोट कर पाएंगे एंड इंक्रीज कर पाएंगे। सो एन फर्टिलाइजर्स ये एक मेन सोर्स होते हैं प्लांट्स के अंदर फॉर दी नाइट्रस ऑक्साइड एंड फॉर अमोनिया पोल्यूशन। सो नाइट्रेट एंड अमोनियम पोल्यूशन वाटर का डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हेल्थ को, बायोडाइवर्सिटी को एंड ऑल्सो क्लाइमेट चेंज को। सो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी ऑफ द क्रॉप्स, ये इंपॉर्टेंट की टर्म हो जाएगा फॉर GS3 एग्रीकल्चर पार्ट इन द क्रॉपिंग सिस्टम टॉपिक। सो वी कैन ऑल्सो से कि इस नॉलेज के साथ एंड इस डेटा के साथ वी आर promoting sustainable agriculture and also we are looking forward for increased crop yields. Then FDI in the manufacturing sector increase हुआ है by 69% from 2014 to 2024, $165.1 billion.
सो जो ट्रेंड है एफडीआई का दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो पॉजिटिव ही रहा है, जैसे यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये एट्रीब्यूट भी करता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स इंडियन गवर्नमेंट ले रही है, फॉर एग्जांपल मेक इन इंडिया प्रोग्राम, या फिर आत्मनिर्भर होना, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में एक अपनी पोजीशन को कंसोलिडिफाई करने के लिए स्टेप्स लेना, पीएलआई स्कीम्स देना, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करना ताकि कंप्लायंस सिंप्लीफाई हो पाए एंड कंप्लायंस बढ़ पाए। बट इसके साथ भी कुछ इश्यूज हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, जैसे प्रोजेक्ट्स में डिले हो जाते हैं क्योंकि इतना हेक्टिक रेगुलेशन है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आते हैं। इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया में लो है। एंड सब्सिडीज, क्या हम वेल टारगेटेड सब्सिडीज प्रोवाइड कर पा रहे हैं, वो भी एक क्वेश्चन उठता है। इसके साथ साथ एफडीआई को अगर और बूस्ट हमें करना है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, सबसे पहले टोटल एफडीआई इनफ्लो दैट इज $383 बिलियन इन द लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर्स। एंड जो इम्पोर्ट है यहाँ पे देखा गया है फॉर द मोबाइल फोन्स इट हैज डिक्रीज्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज्यादा हम बोल सकते हैं कि हम चाइना या हांगकांग जैसी कंट्री से ही लेते हैं। तो एफडीआई को बूस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि हम रेगुलेटरी प्रोसेस को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ताकि जो डिले हो रहे हैं वो कम हो पाए। देन स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग कर सकते हैं क्योंकि शॉर्टेज है स्किल्ड वर्कर्स की। इसके साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम बोल सकते हैं कि उसको बढ़ा सकते हैं ताकि कॉम्पिटिटिवनेस जो है पूरे सेक्टर के अंदर वो बनी रहे। देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग अ मिलेनियम सिटी वेस्टलैंड। सो यहाँ पे बात हो रही है स्पेसिफिकली गुड़गांव की। एंड गुड़गांव के अंदर देखा जा रहा है कि डिस्पाइट ऑफ हाउसिंग सेवरल फॉर्च्यून 500 कंपनीज, इट स्टिल कंटिन्यूज टू रील अंडर गार्बेज क्राइसिस। एंड ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है गुड़गांव से, इट इज ऑल्सो सीन इन मेजर डिफरेंट मेजर सिटीज, जैसे कि आईटी हब भी हम देखते हैं हैदराबाद के अंदर, देखते हैं बेंगलुरु के अंदर, देखते हैं पुणे के अंदर, देखते हैं। इसके साथ साथ दिल्ली में भी, दिल्ली एनसीआर में भी हम ये प्रॉब्लम देखते हैं ऑफ द गार्बेज क्राइसिस या फिर लैंडफिल्स की प्रॉब्लम हम देखते हैं। सो सिटी जो है इट इज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 30 lakhs अकॉर्डिंग टू 2022 हेल्थ डिपार्टमेंट सर्वे, जो कि 1200 टन्स ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस करता है हर दिन। तो 30 लाख पीपल आर प्रोड्यूसिंग 1200 टन्स ऑफ वेस्ट एवरी डे, जिसमें 3000 अप्रोक्सीमेटली सैनिटेशन वर्कर्स वर्क करते हैं। एंड जो बजट दिया जाता है टू द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुड़गांव इट इज अराउंड 500 करोड़। बट क्या ये इनफ है टू रियली डील विद द गार्बेज क्राइसिस? तो इसमें डिफरेंट लोकल अथॉरिटीज भी हैं, सबसे पहले उनका रोल आ जाता है जो कि इसमें रोल प्ले करेंगी, क्योंकि ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर भी एक लेवल है, लेयर है डिफरेंट डिफरेंट, जिसमें सबसे पहले हाउस होल्ड लेवल से स्टार्ट होता है जहाँ पे हम सेग्रीगेशन करने की बात करते हैं। इसके साथ साथ उसका कलेक्शन कैसे हो रहा है एंड उसको हम कहाँ पे जाके डंप कर रहे हैं कलेक्शन के बाद, क्या प्रॉपर हमारे पास रिसाइकलिंग सेंटर्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में क्या हम एक रिसाइकलिंग सेंटर खोल पाएंगे, डिस्पोजल कैसे होगा, एंड देन उसका रीयूज को कैसे हम प्रमोट करेंगे। तो बात यहाँ पे ये भी आती है कि जो कंज्यूमर है वो कैसे कंज्यूम कर रहा है, क्या कॉन्शियस चॉइसेस लोग मेक कर रहे हैं ताकि वेस्ट जनरेशन को मिनिमाइज कर पाए, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को हम मिनिमाइज कर पाए। या कई लोग ऐसे होते हैं जो कि खा के बोल सकते हैं हम कि रोड के साइड में ही फेंक देते हैं। तो डस्टबिन अवेलेबल होने के बाद भी कई बार कुछ एरियाज में लोग डस्टबिन तक चल के नहीं जाते हैं, कहीं पे भी डिस्पोज कर देते हैं वेस्ट को। सो दैट ऑल्सो हाईलाइट्स कि एथिकल कंजम्पशन होना चाहिए एंड एथिकल डिस्क्लोजर डिस्पोजल होना चाहिए। एंड सिटीजन्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखने के लिए। कई बार अपार्टमेंट्स में देखा जाता है कि आप अपना अपार्टमेंट साफ कर लेते हैं बट किसी और के अपार्टमेंट की तरफ आप जो गार्बेज है उसको साइड कर देते हैं। तो क्या शो करता है वो सिटीजन्स के लिए भी, हर चीज को हम ये नहीं कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन की गलती है या फिर अथॉरिटीज की गलती है। उसको ग्राउंड लेवल पे इन्फोर्स करने के लिए जो माइंडसेट है ऑफ द सिटीजन्स इट ऑल्सो बिकम्स इम्पोर्टेंट। इसके साथ साथ ह्यूमन राइट है टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट, एंड जो राइट है टू लिव इन अ सेफ एंड हेल्दी इन्वायरमेंट दैट इज फ्री फ्रॉम पोल्यूशन एंड फ्री फ्रॉम वेस्ट। सो उसमें लोकल अथॉरिटीज, जिसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस का रोल आ जाएगा, एक सर्कुलर इकोनॉमी बनाने मॉडल लेके आने की जरूरत है ताकि रिसोर्स एफिशिएंसी बढ़ा पाए, वेस्ट रिडक्शन बढ़ा पाए।
एंड इसके साथ साथ जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर है, जैसे कि गुड़गांव के एग्जाम्पल में भी हम देख रहे हैं, तो क्या वेस्ट क्राइसिस को भी हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो भी डायरेक्टली इन्वायरमेंटली इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एथिकल पर्सपेक्टिव से भी बात करते हैं, तो क्वेश्चन उठता है कि क्या हम इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ बैलेंस कर पा रहे हैं, जिसमें केस स्टडी की तरह हम यूज कर सकते हैं गुड़गांव मॉडल को भी। क्या फेयर डिस्ट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं ऑफ द इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स एंड जो बर्डन है, क्या ह्यूमन राइट जो है टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट, क्या वो प्रोटेक्ट हो पा रही है, एंड कैसे हम इनकरेज करेंगे रिस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो अवेयरनेस, एसएजीज का रोल वो भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एंड ऑल्सो एनजीओज का रोल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। स्वच्छ स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2023, जिसमें गुड़गांव जो है उसको रैंक किया गया था एट 140 इन द कैटेगरीज ऑफ सिटीज विद मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन, जबकि नोएडा 14th पोजीशन देखा, एंड दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उन्होंने सिक्योर की थी 7th रैंक। देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग वक्फ एक्ट। तो क्या है, वक्फ प्रॉपर्टीज जो है उनको, उनके बारे में ये लॉ है, एंड इसको लाया गया था इन 1995। ऐसा लॉ है जो कि वक्फ प्रॉपर्टीज जो है उसको रेगुलेट करता है, ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि डेडिकेटेड हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ रिलीजियस पर्पसेस या फिर चैरिटेबल पर्पसेस अंडर द मुस्लिम लॉ। तो इसमें अमेंडमेंट्स लेके आए गए हैं 2024, एंड ये जो बिल है इट एम्स टू रीअपील इट एंड इट एम्स टू अमेंड द एक्ट, जिसमें सबसे पहले तो रीनेम करने की बात की गई है, यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट रीनेम करने की बात की गई है वक्फ एक्ट को। इसके साथ साथ फॉर्मेशन कैसे होगा वक्फ का, दैट इज जो बिल स्टेट भी कर रहा है कि ओनली अ पर्सन प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर एटलीस्ट 5 years मे बी डिक्लेयर्ड अ वक्फ, एंड फिर वो प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। ये भी स्टेट करता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है इट कैन बी विच इज आइडेंटिफाइड एज वक्फ विल सीज टू बी डू सो, एंड इसमें कलेक्टर, जो एरिया के कलेक्टर होंगे उनका रोल आ जाएगा डिटरमाइन करने के लिए ओनरशिप। सो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं। इसके साथ साथ मुस्लिम विमेन का एंड नॉन मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, सो ये भी बिल प्रपोज करता है कि जो रिप्रेजेंटेशन है मुस्लिम विमेन का वो होना चाहिए वक्फ बोर्ड्स के अंदर भी। सो ये कुछ अमेंडमेंट्स है जिनको लाया गया है ताकि वक्फ बोर्ड की जो फंक्शनिंग है उसके अंदर भी हम अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को मेक श्योर कर पाए। एंड एक इम्पॉर्टेंट बस इसमें यही है कि वुमेन का रोल भी जो है उसको लाने के लिए बात की गई है पहली बार इसके अंदर। देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग नेबरहुड क्वेश्चंस। व्हाई वाज इंडिया टेकन बाय सरप्राइज बाय द स्विफ्टनेस ऑफ फाइनल चेंजेस इन द अफगानिस्तान, मालदीव्स एंड बांग्लादेश। सो 3 नेबरहुड के ऊपर क्वेश्चन उठा रहा है ये, 3 नेबरहुड क्वेश्चन। इंडिया के फॉरेन एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस के ऊपर, पॉलिटिकल चेंजेस जो कि अफगानिस्तान में हमने देखे, बांग्लादेश में देखे अभी, एंड मालदीव्स में भी हमने देखे थे। तो ये हाईलाइट करते हैं कि कैसे जो पॉलिटिकल चेंजेस हैं इंडिया ने एक्सपीरियंस किए हैं, एंड एक तरीके से कहीं ना कहीं सेटबैक देखा है अपने फॉरेन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट के अंदर इन दीज पर्टिकुलर रीजन्स। जैसे कि रिसेंटली पीएम शेख हसीना ऑफ बांग्लादेश, शी अनाउंस्ड अ डिसीजन टू स्टेप बैक एंड रिजाइन उन्होंने कर दिया, विच ऑल्सो प्रोटेस्ट वहां पे अभी भी ऑनगोइंग है, एंड एक सिक्योरिटी चैलेंज इंडिया के लिए एंड पूरे रीजन के लिए भी बन गया है। तो इंटरनल चैलेंजेस और जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है क्या वो इंडिया की ओवरऑल इंटेलिजेंस एंड ओवरऑल सिक्योरिटी पॉलिसी को इम्पैक्ट करती है, वो एक क्वेश्चन उठता है। इसके साथ साथ जो इंडिया का पॉलिटिकल क्लास है उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा गया है कि इट नीड्स टू फोकस मोर ऑन द रीजनल डायनेमिक्स इंपॉर्टेंट एरियाज जैसे कि साउथ एशिया, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, एंड जैसे कि 1968 में इंडिया ने अपना एक्सटर्नल इंटेलिजेंस सर्विस क्रिएट किया टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इन द नेबरहुड। तो यहाँ पे आर्टिकल भी ये सजेस्ट कर रहा है कि इंडिया को नीड है टू रीइवैल्यूएट
वेदर जो ओरिजिनल आइडिया था बिहाइंड दिस इंस्टीट्यूशन वो अडेयर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, जो रीसेंट नीड्स है क्या उनको फुलफिल कर पा रहे हैं हम। इसमें रोल आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, जो कि मैनेज करते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को और मैंडेट करते हैं कि कैसे सेफ गार्ड कर सकते हैं हम इंडिया के इंटरेस्ट को। सो क्लोज मॉनिटरिंग की जरूरत है, पीस एंड डायलॉग को इंडिया प्रमोट करता है। एंड यहाँ पे बस एक यही हाईलाइट किया जा रहा है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको क्या हमें जरूरत है एक रीअसेसमेंट करने की, क्या वो एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप रोल प्ले कर पा रहे हैं, टाइमली डिसीजन मेकिंग हम कर पा रहे हैं, एंड कैसे हम कोऑर्डिनेशन बढ़ा सकते हैं बिटवीन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, वो भी एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ हाउ टू डील विद द क्लाइमेट चेंज इन कोस्टल सिटीज। कोस्टल सिटीज के अंदर कैसे डील कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले सी वॉल्स हम बिल्ड कर सकते हैं, कोस्टल प्रोटेक्शन दे सकते हैं, फ्लड कंट्रोल मेजर्स हम ले सकते हैं। चेन्नई मॉडल की भी यहाँ पे बात की गई है जहाँ पे रूटीनली कंप्लेन होती है फॉर बोथ फ्लड्स एंड ऑल्सो फॉर द लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एट द सेम टाइम। सो तमिलनाडु में जो चेन्नई फर्स्ट क्लाइमेट एक्शन प्लान है वो बनाता है चेन्नई को इंडिया की सेकंड इंडियन सिटी टू हैव अ पेरिस एग्रीमेंट अलाइंड कैप, दैट इज क्लाइमेट एक्शन प्लान। तुमने बात की थी पहले भी कि जो क्लाइमेट एक्शन प्लान है वो डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए, रीजनलाइज होना चाहिए, ताकि एक रेजिलियंट अर्बन प्लानिंग हम कर पाए स्पेसिफिकली इन दी वल्नरेबल एरिया जैसे कि कोस्टल सिटीज हैं। तो रीलोकेशन जरूरी है, डेटा यहाँ पे जरूरी है हमारे लिए कि हम डेटा मैनेज कर पाए, डेटा कलेक्ट कर पाए, अर्ली वार्निंग सिस्टम जरूरी हो जाते हैं, कम्युनिटी का एंगेजमेंट जरूरी है क्योंकि जो लोकल कम्युनिटी अगर उसके अंदर अवेयरनेस होगी कि इन द टाइम ऑफ क्राइसिस ऑल्सो कैसे बिहेव करना है, कैसे एक्ट करना है इन दी इमरजेंसीज, वो जरूरी हो जाएगा। साथ साथ में कोस्टल एरियाज के लिए हम बोल सकते हैं कि जो डिफरेंट कोस्टल सिटीज हैं, जो डिफरेंट सक्सेस मॉडल हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, उनसे भी हम सीख सकते हैं, वहां से भी हम एक्सपर्टीज ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑलरेडी लाइक नॉर्म्स हैं जैसे CRZ नॉर्म्स है, कोस्टल रेगुलेशन जोन नॉर्म्स, वहाँ पे रेगुलेट करता है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो हैं कौन से एक लिमिट तक वो परमिसेबल नहीं है। टूरिज्म एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जाता है बिकॉज राइजिंग सी लेवल इज अ मेजर थ्रेट फॉर द कोस्टल सिटीज एंड देयर सर्वाइवल। अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द natural advantage in few again geographical locations in the coastal areas would be, one is the mangroves and another would be the coral reefs which are there, so ensuring that they also survive their survivability because again they are like a lifeline for the coastal marine ecosystem. Yes. The next is regarding the provisions to skip the local trials for certain drugs. So यहाँ पे दिखाया गया है कि जो DGCI है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने अलाउ किया है दी सर्टेन ड्रग्स टू बी अप्रूव्ड विदाउट द नीड फॉर कंडक्टिंग लोकल क्लिनिकल ट्रायल्स। तो ये यहाँ पे बात होती है कि क्या किस बेसिस पे डिसीजन लिया गया एंड क्या ये रियली अच्छा है इंडिया के लिए। अगर कुछ ड्रग्स के लिए लोकल ट्रायल्स नहीं कंडक्ट किए जा रहे हैं तो कैसे क्वालिटी मेक श्योर करेंगे, कैसे उसका एप्लीकेशन मेक श्योर करेंगे हम। ये जो चेंजेस हैं दे प्राइमरीली अप्लाइज टू दी ड्रग्स जिनको ऑलरेडी अप्रूव कर दिया गया है बाय द रेगुलेटर्स इन अदर कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। सो ऑलरेडी अप्रूव्ड ड्रग्स जो हैं सिर्फ उनके लिए ये नया रेगुलेटरी पाथवे लेके आया गया है। ऑल्सो जो प्रोविजन है इट एक्सटेंड्स टू द मेडिसिन जो कि इंडियन गवर्नमेंट डीम करती है कि नेसेसरी है पब्लिक हेल्थ के लिए, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस में यूज किए जाते हैं या फिर मेडिकल इमरजेंसीज में यूज किए जाते हैं उन इक्विपमेंट्स के लिए। इसके साथ साथ डिसीजन क्यों लिया गया है, तो बोल सकते हैं कि जो लोकल ट्रायल्स हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं जिसकी वजह से जो कॉस्ट है मेडिकेशन की वो बढ़ जाती है। तो कॉस्ट को भी लोअर करने में हमें हेल्प करेगा और ज्यादा अफोर्डेबल बनाने में हेल्प करेगा। इसके साथ साथ अवेलेबिलिटी जो है, जो नीड है लोकल ट्रायल्स की, बेसिकली जो एसेंशियल ड्रग्स है उसको हम और ज्यादा अवेलेबल करवा पाएंगे ताकि अर्जेंट थेरेपीज में उनको यूज किया जा सके। इसके साथ साथ जो डिसीजन है वो ये भी फॉलो करता है कि जो ग्लोबल रेगुलेटर्स है जब उन्होंने अप्रूव कर दिया है एंड वहां पे सेफली यूज किया जा रहा है, इफेक्टिव है पॉपुलेशन के लिए,
तो यहाँ पे ट्रायल करने की, एडिशनल ट्रायल करने की क्या जरूरत है, ये भी क्वेश्चन होता है। यहाँ पे करुणा, यहाँ पे यही क्वेश्चन है कि जैसे आपने अभी ये जो लास्ट पॉइंट रेज किया, ये जी। हमारे लिए कंसर्न है, क्योंकि जो मेडिसिन बाहर मैन्युफैक्चर की जा रही है वो वहाँ की पॉपुलेशन के लिए सूटेबल है, बट जब उनकी एफिकेसी आती है टुवर्ड्स इंडियन पॉपुलेशन, जो चैलेंजेस हम यहाँ फेस कर रहे हैं, जो हाउ डिफरेंटली इंडियन बॉडीज will be reacting and accepting the change because of the intake of those medicines, वो सबसे बड़ा हमारा हेल्थ कंसर्न है। सो इसीलिए इंडिया में लोकल ट्रायल्स करना हम बोलते हैं कि वो इम्पोर्टेंट है। एंड यहाँ पे जैसे एक चीज है कि एक्सपेडाइटेड अवेलेबिलिटी, स्पीड के ऊपर आप क्वालिटी ऑफ द ड्रग पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इवन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया हैज द विजन ऑफ बीइंग द वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग फॉर द जेनेरिक मेडिसिन, सो क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड एट दी, अगेन फॉर कॉस्ट हो या फिर फॉर क्विक अवेलेबिलिटी हो, या जो अगेन जो इंटरनेशनल वाला पॉइंट है वो सबसे ज्यादा हमारे लिए कंसर्न का पॉइंट है। एंड डॉक्टर्स एंड जैसे प्रोफेशनल डिस्क्रिशनरी पावर, जो डिस्क्रिशनरी पावर है दैट वुड बी विद द डीजीसीएस सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी। उनके पास ये पावर है टू आस्क अ कंपनी टू कंडक्ट अ लोकल क्लिनिकल ट्रायल, स्पेशली इफ देयर इज अ साइंटिफिक एविडेंस भी है कि द न्यू ड्रग माइट बिहेव डिफरेंटली इन द इंडियन पॉपुलेशन। सो दिस इज लाइक एन काइंड ऑफ एन एक्सट्रीम पावर। उसके बाद भी वो इसको अगेन सरपास कर सकते हैं कि आप लोकल ट्रायल्स मत करो, एविडेंस होने के बाद भी। तो इसमें हम यही कह सकते हैं कि एक्सट्रीम्स पे जाने की बात की जा रही है, एक मिडिल ग्राउंड पे सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है यहाँ पे कि केस टू केस बेसिस पे कैसे आप लोकल ट्रायल्स कंसिडर करोगे एंड किन केसेस में आप नहीं करोगे। हम्म। सो ये जो अप्रोच है ओवरऑल क्या दिखाती है वो, क्या हम यहाँ पे पब्लिक हेल्थ जो है क्या उसको हम कोर पे रख रहे हैं, क्या उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम दे रहे हैं, यहाँ पे वो एक क्वेश्चन उठता है। एंड जैसा कि मानसी दी आपने हाईलाइट किया कि क्या हम अवेलेबिलिटी के चक्कर में क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, मेगा अर्थक्वेक सबसे पहले क्या होता है, ऐसा अर्थक्वेक जिसका मैग्नीट्यूड या तो 9 है या तो 9 से ज्यादा है। एंड रिचर स्केल यूज करते हैं हम मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए। डिफरेंट कॉजेस हो सकते हैं जैसे सुनामी, या फिर नेचुरल प्रोसेस में अगर बात करते हैं ज्योग्राफिक टर्म्स में, तो जो प्लेट टेक्टोनिक्स है वो मूव करती हैं जो कि अर्थ के क्रस्ट पे स्ट्रेस क्रिएट करती हैं। तो जहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉल्ट्स होते हैं वहां पे ये स्ट्रेस बढ़ता जाता है, एंड जब उनकी कैपेसिटी से एक्सीड कर जाता है तो हमें सिस्मिक वेव्स देखने को मिलती है, रिपल टाइप इफेक्ट देखने को मिलता है। डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्मिक वेव्स होती है जैसे प्राइमरी वेव, एस वेव, सरफेस वेव। सरफेस वेव जो होती है वो स्लोएस्ट होती हैं एंड वो अर्थ के सरफेस के सबसे पास होती हैं, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा डैमेज जो है वो सरफेस वेव्स करती हैं। उनको हम इमेजिन कर सकते हैं जैसे ओशन में जो वेव्स रोल करती हैं वैसे ही वो रोल करती हैं। एंड पी वेव्स जिनको प्राइमरी वेव्स बोलते हैं वो फास्टेस्ट होती हैं, एंड इसके साथ साथ एस वेव्स जो कि लाइट वेव्स होती हैं एंड सिर्फ सॉलिड में से पास कर सकती हैं, बट जो पी वेव्स होती हैं प्राइमरी वेव वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में से ट्रैवल कर सकती हैं। तो जापान के कोस्ट के पास हमने यहाँ पे अर्थक्वेक देखा है, एंड इसीलिए जरूरी भी हो जाता है ऐसे, क्योंकि अर्थक्वेक के साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट हजार्ड्स भी एसोसिएटेड होते हैं अर्थक्वेक के साथ साथ। हम बोल सकते हैं कि सुनामी, साइक्लोन, ये सब भी जुड़ा हुआ होता है। ज्योग्राफी, जो ये इस रीजन की ज्योग्राफी है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्ल्ड में हाई ससेप्टेबिलिटी या जो सिस्मिसिटी है बहुत ज्यादा हाई है, बिकॉज द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो पैसिफिक ओशन में हमें मिलती है। हम्म। तो वहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से वी सी दैट द चांसेस ऑफ earthquakes is also more। एंड गेटिंग स्टक इन स्पेस